इमेजिन करें 1967 में न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस की फ़्लाइट जो कि 5 घंटे 43 मिनट की थी, आज वही फ़्लाइट 6 घंटे 27 मिनट की हो चुकी है, यानी 45 मिनट ज़्यादा। दरअसल पिछले 50 सालों में एयरप्लेन की स्पीड बतदरीज कम हुई है और ये सब कुछ एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी का हिस्सा है। डायनामिक प्राइसिंग एल्गोरिदम जो कि ईद या इस तरह के दूसरे मजहबी त्योहारों या छुट्टियों के दौरान टिकट की प्राइस बढ़ा देता है, से लेकर बिजनेस क्लास की फैसिनेटिंग तक एविएशन इंडस्ट्री सीक्रेट से भरी हुई है। और फिर सुपरसोनिक फ्लाइट जैसे कि कनकॉर्ड का जिक्र कैसे ना करें, जिसने एविएशन इंडस्ट्री में इनकलाब बर्पा कर दिया था लेकिन बुरी तरह फेल हो गया। कमर्शियल एयरप्लेन की स्पीड स्लो क्यों हुई? सुपरसोनिक फ्लाइट जैसे कनकॉर्ड फेल क्यों हुआ? एल्गोरिदम कैसे काम करता है और एयरलाइन का असल में बिजनेस मॉडल है क्या? आज की इस वीडियो में हम एविएशन इंडस्ट्री के सीक्रेट से पर्दा उठाने वाले हैं, तो तैयार हो जाओ दोस्तों, ये एक आई ओपनिंग जर्नी होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोबाइल फ़ोन से लेकर कंप्यूटर तक हर आने वाला वर्जन उसकी स्पीड पहले के मुकाबले में ज़्यादा होती है। यही हाल ट्रेन्स का है। अब बुलेट ट्रेन्स मुतारिफ करवा दी गई हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसकी स्पीड पिछले 50 सालों में बढ़ने के बजाय कम हुई है, और वो हैं एयरलाइंस। जैसा कि 1967 में न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस का फ्लाइट ड्यूरेशन 5 घंटे 43 मिनट का था, लेकिन आज वही फ्लाइट ड्यूरेशन 6 घंटे 27 मिनट का हो चुका है, यानी 45 मिनट ज़्यादा। और ये सब जानबूझकर किया गया है, ये एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी का हिस्सा है। दरअसल आज से 50 साल पहले ये डिस्कशन चल रही थी कि अगर हम कमर्शियल एयरप्लेन की स्पीड को बढ़ा दें तो ये एक सक्सेसफुल आइडिया होगा और इससे लोगों के टाइम की बचत होगी। यही वजह है कि 1967 में ब्रिटिश एयरवेज ने फ्रांस की मदद से एक सुपरसोनिक प्लेन जिसे कनकॉर्ड का नाम दिया गया मुतारिफ करवाया, लेकिन वो एक डिजास्टर बन गया। सुपरसोनिक प्लेन्स वो होते हैं जो आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा चलते हैं। स्पीड ऑफ साउंड 767 माइल पर आवर होती है, और कोई भी चीज़ अगर इससे ज़्यादा रफ्तार से चले तो उसे सुपरसोनिक कहा जाता है, और जो चीज़ आवाज़ की रफ्तार यानी 767 माइल पर आवर की स्पीड से कम रफ्तार से चले तो उसे सबसोनिक कहा जाता है। आज के प्लेन सबसोनिक स्पीड से चल रहे हैं। ब्रिटिश एयरवेज ने कनकॉर्ड को लंदन से न्यूयॉर्क की रूट पर मुतारिफ करवाया। इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि ये लंदन से न्यूयॉर्क का सफ़र सिर्फ 3 घंटे में तय कर देता था, जिसका नॉर्मल फ्लाइट ड्यूरेशन लगभग 6 घंटे है। लेकिन स्पीड के साथ साथ इस प्लेन के साथ कुछ मसाइल भी थे। सबसे बड़ा मसला था फ्यूल कंजम्पशन का। ये प्लेन आम जहाज़ों के मुकाबले में तकरीबन 7 गुना ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करता था। जैसा कि अगर एक आम जहाज़ 104 माइल पर गैलन अगर फ्यूल कंजम्पशन उसकी है, तो कनकॉर्ड की फ्यूल कंजम्पशन महज 14 माइल पर गैलन थी। इसके साथ एक दूसरा बड़ा मसला था टिकट की प्राइस का। उस वक्त 1967 में न्यूयॉर्क से लंदन तक इसके टिकट की प्राइस $7,500 थी, जो कि उस वक्त एक बहुत बड़ी अमाउंट थी, यानी आम फ्लाइट के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा। इसके साथ एक तीसरा मसला भी था जो कि सोनिक बॉम्ब का था। जब ये जहाज़ चलता था, जब कोई भी चीज़ स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा रफ्तार से चलती है तो ज़मीन पर लोगों को एक बहुत लाउड साउंड सुनाई देती है। इसके फेल होने की एक और बड़ी वजह ये भी थी। ऑपरेशनल नुक्ते नज़र से कनकॉर्ड एयरलाइंस के लिए एक बोझ बन गया था। इसने फ्लाइट टाइम तो कम कर दिया, 6 घंटे का सफ़र 3 घंटे में, लेकिन इसकी वजह से फ्लाइट साइकिल भी बढ़ गया। हर प्लेन की लाइफ साइकिल टेक ऑफ और लैंडिंग के हिसाब से होती है, और कनकॉर्ड के जल्दी ख़त्म होने का ख़तरा था। अटलांटिक ओशन को 3 घंटे में क्रॉस करना एक एक्साइटिंग था, लेकिन कनकॉर्ड का महंगा टिकट और फ्यूल एफिशिएंसी इसे अनसस्टेनेबल बनाती थी। नॉर्मल प्लेन 200 से 250 में वही सफ़र करवाते थे, जबकि कनकॉर्ड वही सफ़र $7,500 में करवाता था।
लोगों ने स्पीड से ज़्यादा कंफर्टेबल और सस्ते टिकट को तरजीह दी, जिसकी वजह से कनकॉर्ड फेल हो गया। ब्रिटिश एयरवेज ने 24 अक्टूबर 2003 को कनकॉर्ड को रिटायर कर दिया और उसके बाद से कोई भी सुपरसोनिक प्लेन कमर्शियल तौर पर ऑपरेट नहीं हुआ। आजकल के सब सोनिक प्लेन 700 माइल पर आवर की स्पीड तक जा सकते हैं, लेकिन इंटेंशनली 500 से 550 माइल पर आवर ऑपरेट किए जाते हैं। इस स्पीड पर ये सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होते हैं, जो एयरलाइन के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का सबब बन रहे हैं। एयरलाइन ने सीटिंग अरेंजमेंट्स और प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को ऑप्टिमाइज किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सके। इकोनॉमी क्लास से पैसा कमाया जाता है, लेकिन असल पैसा बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास से आता है। मिसाल के तौर पर ब्रिटिश एयरवेज की 777 प्लेन 224 सीट का है, 122 इकोनॉमी, 40 प्रीमियम इकोनॉमी, 48 बिजनेस क्लास और 14 फर्स्ट क्लास। मान लें कि एक 6 से 8 घंटे की फ़्लाइट का इकोनॉमी क्लास का टिकट $1000 का है, प्रीमियम इकोनॉमी 3000 का, बिजनेस क्लास 6500 का और फर्स्ट क्लास $9000 का। अगर सब इकोनॉमी क्लास के टिकट बेच दिए जाएं तो 1,22,000 का रेवेन्यू आता है, जबकि प्रीमियम इकोनॉमी से 1,20,000 का और बिजनेस क्लास से $3,12,000 का रेवेन्यू आता है। मतलब बिजनेस क्लास की मैज 14 सीट्स 122 इकोनॉमी क्लास के बराबर रेवेन्यू जनरेट करती हैं। पाकिस्तान एयरलाइन खासकर PIA की बिजनेस क्लास सीट्स एमिरेट्स के मुकाबले में बहुत कम हैं। PIA की फ़्लाइट में 10 से 20 बिजनेस क्लास सीट होती हैं, जबकि एमिरेट्स या गल्फ की दूसरी एयरलाइन में 50 से ज़्यादा सीट्स होती हैं। इसी वजह से वो महंगे टिकट्स बेचकर रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं। गल्फ की एयरलाइंस के लग्जरी केबिन और प्रीमियम सर्विस के आगे PIA का बिजनेस क्लास पसे पर्दा ही रह जाए तो बेहतर होगा। जब भी आप किसी भी एयरलाइन का टिकट बुक करते हैं तो आपको फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम का ऑप्शन नजर आता है। ये एक रिवार्ड सिस्टम है। हर बार जब आप टिकट परचेज करते हैं तो आपको माइल्स या पॉइंट मिलते हैं। बाद में आप इन माइल्स को डिस्काउंट, अपग्रेड या फ्री टिकट के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये भी एयरलाइंस का एक बिजनेस स्ट्रेटजी है। एयरलाइंस इन माइल को बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनीज को बेचकर पैसा कमाते हैं। ये माइल्स कुछ टाइम के लिए वैलिड होते हैं और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि आपके नेक्स्ट टिकट खरीदने से पहले ही ये माइल्स एक्सपायर हो जाते हैं, जिससे एयरलाइन को फ़ायदा होता है और बाज़ औक़ात बग़ैर कोई फ़्लाइट उड़ाए एयरलाइंस लाखों डॉलर कमा लेती हैं। एक और बात, कभी आपने नोटिस किया है कि ट्रेन में टिकट्स नहीं मिलते, लेकिन एयरलाइंस में हमेशा सीट्स अवेलेबल होती हैं। इसका रीज़न है कि एयरलाइंस सप्लाई के हिसाब से डिमांड को कंट्रोल करती है। अगर एक प्लेन में 100 सीट्स हैं और 120 लोग ट्रैवल करना चाहते हैं तो एयरलाइंस प्लेन का साइज़ नहीं बढ़ाती बल्कि टिकट प्राइस बढ़ा देती हैं ताकि डिमांड कम हो जाए। एयरलाइन डायनामिक प्राइसिंग का यूज़ करती हैं, जिसमें टिकट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। पहले ग्रुप का टिकट सस्ते होते हैं, दूसरे ग्रुप के टिकट थोड़े महंगे होते हैं और तीसरे ग्रुप के टिकट सबसे महंगे होते हैं। अगर पहले ग्रुप के टिकट्स नहीं बिकते तो दूसरे ग्रुप के टिकट्स पहले ग्रुप के साथ मर्ज कर दिए जाते हैं। पीक सीजन जैसे ईद या हॉलीडेज में एयरलाइंस टूरिस्ट रूट पर प्राइस बढ़ा देते हैं और ज़्यादा फ़्लाइट्स ऐड कर देते हैं। मसलन कराची से गलगित का टिकट समर वेकेशन में महंगा हो जाता है, लेकिन बिजनेस रूट जैसे कि लाहौर से कराची का टिकट हॉलीडेज़ में सस्ता हो सकता है। एक एयरलाइन दूसरी एयरलाइंस के रेट को भी मॉनिटर करती है। अगर एयर ब्लू इस्लामाबाद से लाहौर का टिकट 15,000 में ऑफर करती है तो PIA अपने प्राइस एडजस्ट कर सकती है ताकि वो कंपटीशन में रहे। एयरलाइन हफ्ते के बाकी दिनों के दौरान भी डाटा ट्रैक करते हैं। अगर कोई पैटर्न इस तरह का बनता है कि ट्यूसडे को कम लोग ट्रैवल करते हैं तो वो ट्यूसडे को चीप टिकट ऑफर करेंगे ताकि आप अपना ट्रिप उनके अकॉर्डिंगली प्लान करें। वो आपके प्लान के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि आप उनके प्लान के अकॉर्डिंग अपना ट्रिप एडजस्ट करें बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ टिकट। एयरलाइन बिजनेस चलाना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। किसी एयरलाइन के लिए प्रीमियर चार्ज करना मुश्किल है, चाहे कस्टमर डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल।
तमाम कस्टमर सस्ता टिकट सर्च करते हैं। एयरलाइन का बिजनेस उतना ही डिफिकल्ट है जितना ग्लैमरस। एक एयरलाइन को हर खाली सीट पर लॉस होता है और फिर ऑपरेशन कॉस्ट भी बढ़ जाती है। अमेरिका की 3 बिगेस्ट एयरलाइन के पास करीबन 3000 प्लेन हैं, जबकि चाइना की 3 बिगेस्ट एयरलाइन के पास 2000 से ज़ायद प्लेन हैं। इसके बरक्स पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन PIA के पास 34 प्लेन की फ्लीट है। पाकिस्तान की लार्ज पॉपुलेशन और ट्रैवल की ग्रोइंग डिमांड के बावजूद एविएशन इंडस्ट्री स्ट्रगल करती नजर आ रही है। पाकिस्तान में एयरलाइंस को सिग्निफिकेंट चैलेंजेस का सामना है, इंक्लूडिंग राइजिंग फ्यूल प्राइस एंड पाकिस्तानी रुपए की डिवैल्यूएशन। और गल्फ कैरियर ने बायलैटरल एयर सर्विस एग्रीमेंट की स्कोप को एक्सीड किया है। एक पार्लियामेंट्री फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने गल्फ एयरलाइंस की एक्सपेंशन और पाकिस्तान की ओपन स्काई पॉलिसी को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के डिक्लाइन की फैक्टर के तौर पर आइडेंटिफाई किया है, जिसकी वजह से उसका मार्केट शेयर 50% से गिरकर 20% हो गया है। नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन को सबमिट की गई एक रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है कि गल्फ कैरियर्स ने बायलैटरल एयर सर्विस एग्रीमेंट के स्कोप को एक्सीड किया है, जिससे PIA कंपटीशन में पीछे रह गई है। कमेटी ने हाईलाइट किया है कि कैसे 6th फ्रीडम ऑफ एयर जो गल्फ कैरियर को पाकिस्तान और थर्ड कंट्रीज के बीच अपने होम बेस के जरिए पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करने की इजाजत देता है, ने PIA की मार्केट पोजीशन को और कमजोर किया है। पिछली एक दिहाई में एमिरेट्स, कतर एयरवेज, टर्किश एयरलाइंस और एतिहाद एयरलाइंस ने पाकिस्तान ऑपरेशन में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया है, जबकि PIA के पैसेंजर्स काउंट में 20% से 26% का ड्रॉप आया है डिस्पाइट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। 6 फ्रीडम का मतलब है कि किसी एयरलाइन को ये हक है कि वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक पैसेंजर्स या कार्गो ले जाएं अपने होम कंट्री में स्टॉप करवाते हुए। फॉर एग्जाम्पल, एक गल्फ कैरियर जैसे एमिरेट्स पाकिस्तान से UAE जो कि उसका होम बेस है और फिर वहाँ से किसी तीसरे कंट्री जैसे UK, USA तक पैसेंजर्स को फ्लाई कर सकते हैं। 6 फ्रीडम ऑफ एयर गल्फ कैरियर्स को पाकिस्तान और दूसरे इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस के बीच एक ब्रिज की तरह एक्ट करने की इजाज़त देता है और फिर कम्पिटिटिव प्राइस PIA जैसे नेशनल कैरियर्स की मार्केट पोजीशन को अंडरमाइन करती हैं। ताहम पाकिस्तान की एविएशन सेक्टर के लिए अब भी होप है। स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स, इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट और अपने फ्लीट और सर्विस को मॉडर्नाइज करने पर फोकस करने से PIA और दूसरी पाकिस्तानी एयरलाइंस अपनी खोई हुई ग्लोरी वापस पा सकती हैं। गवर्नमेंट को ओपन स्काइज और नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के बीच एक बैलेंस बनाना होगा। ये इंश्योर करना होगा कि पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री ग्लोबल स्केल पर compete कर सके। जैसे जैसे पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है और एयर ट्रैवल की डिमांड इंक्रीज हो रही है, एक स्ट्रॉन्ग नेशनल कैरियर्स की नीड और भी क्रिटिकल हो जाती है। इन चैलेंजेस को हेड ऑन एड्रेस करके पाकिस्तान एविएशन में एक ब्राइटर फ्यूचर की तरफ राह बना सकता है, अपने लोगों को दुनिया से कनेक्ट करते हुए और इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को फोस्टर करते हुए। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।